हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम इरकॉन इंटरनेशनल एंड IRFC इन दोनों स्टॉक्स को डिस्कस करने वाले हैं। इन दोनों स्टॉक्स के अंदर पिछले कुछ समय से हमें काफ़ी गिरावटें देखने को मिल रहे हैं। अगर हम इरकॉन की बात करें तो इरकॉन के अंदर 52 वीक हाई के लेवल से लगभग 29-30% की करेक्शन आ चुकी है अभी तक। वहीं अगर हम IRFC की बात करें तो IRFC के अंदर भी लगभग 25-26% तक की गिरावट हमें देखने को मिल चुकी है। तो गिरावट के पीछे रीजंस क्या हैं, ये फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करेंगे एंड उसके बाद हम इन स्टॉक्स की फंडामेंटल्स, वैल्यूएशन, प्रॉफिट ग्रोथ, सेल्स ग्रोथ, बैलेंस शीट, टेक्निकल्स, ये सब कुछ डिस्कस करेंगे। एंड फिलहाल इन स्टॉक्स के अंदर कैसी अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, ये भी समझेंगे। लेकिन हाँ, ध्यान में रखना कि जो भी चीज़ें अभी हम डिस्कस करने वाले हैं वो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस से करने वाले हैं। आप सभी को मैं इन स्टॉक्स से रिलेटेड कोई भी बाय या सेल की कॉल टिप या रिकमेंडेशंस नहीं दे रहा हूँ, ठीक है। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल गिरावट के पीछे रीजंस को समझते हैं। तो देखो गाइज, गिरावट के पीछे रीजंस की बात करें तो यार इंटरनली ऐसी कुछ भी प्रॉब्लम्स नहीं आई हैं इन कंपनीज के अंदर जिसकी वजह से गिरावट आए, ठीक है। गिरावट के पीछे एक्सटर्नल रीजंस हैं। रीजंस काफ़ी सारे हैं लेकिन सभी के सभी एक्सटर्नल रीजंस हैं, ये चलो अच्छी बात है। अब चलो एक एक करके रीजंस को भी समझते हैं। तो फर्स्ट रीजन तो यहाँ पर यह है गाइज कि देखो पिछले 1-2 सालों में गवर्नमेंट की सपोर्ट हमें काफ़ी बेहतरीन देखने को मिली है PSU कंपनीज के ऊपर। सिर्फ यहाँ पर रेलवे PSU की बात नहीं हो रही है, टोटल सभी सेक्टर के अंदर PSUज की बात हो रही है। लाइक डिफेंस PSUज की बात करें या फिर रेलवे PSUज की बात करें या फिर शिपिंग PSUज की बात करें, तो जो भी PSU कंपनीज हैं इनको काफ़ी बेहतरीन सपोर्ट मिली है गवर्नमेंट के द्वारा, काफ़ी बेहतरीन ऑर्डर्स मिले हैं पिछले 1-2 सालों में। इस वजह से ये स्टॉक्स बहुत ही बेहतरीन रैली दिखाई है पिछले 1-2 सालों में, बहुत ही बेहतरीन रिटर्न्स बनाकर दिए हैं इन्वेस्टर्स को। अब देखो, जो भी नीचे के लेवल्स पर बाइंग करके रखते हैं वो जाहिर सी बात है अपसाइड में प्रॉफिट बुकिंग करेंगे ही करेंगे, तो वही प्रॉफिट बुकिंग हमें देखने को मिल रही है फिलहाल। और देखो, इतिहास गवाह है कि जब भी कोई स्टॉक इस प्रकार से तेजी दिखाता है तो वो फिर एक लंबे समय के लिए इस प्रकार से रेंज में चला जाता है, ठीक है। ये चीज़ें होती हैं, हिस्ट्री कहता है। तो वही चीज़ें यहाँ पर हमें देखने को मिल रही है। फिर यहाँ पर दूसरे रीजन की बात करें तो ये जो स्टॉक्स हैं इनकी वैल्यूएशन काफ़ी हाई हो रखी थी, तो वैल्यूएशन को करेक्ट करने के लिए स्टॉक कभी ना कभी नीचे आता ही है किसी न किसी बहाने, तो वही चीज़ें हमें देखने को मिल रही है। फिर तीसरे रीजन की बात करें तो तीसरा रीजन यहाँ पर ये भी है कि जो कंपनीज के रिजल्ट्स आए हैं Q1 के, वो कुछ खास हमें देखने को नहीं मिले। ज़्यादातर PSUज के अंदर वही चीज़ें हमें देखने को मिली है। Q1 के रिजल्ट्स कुछ खास नहीं आए हैं, थोड़ी सी वीक देखने को मिली है, इस वजह से भी सेलिंग प्रेशर है। फिर यहाँ पर हम चौथे रीजन की बात करें तो फोर्थ रीजन यहाँ पर ये भी है कि जो इनको ऑर्डर्स मिलते हैं वो काफ़ी लार्ज ऑर्डर्स मिलते हैं, तो ऑर्डर्स को कंप्लीट करने में, एग्जीक्यूट करने में भी टाइम काफ़ी ज़्यादा लग जाता है। और टाइम काफ़ी ज़्यादा लगेगा तो पेमेंट्स सही समय पर नहीं मिल पाएगी, ठीक है। पेमेंट्स नहीं मिल पाएगी तो अर्निंग्स के अंदर वो अपडेट नहीं होगा और फिर अर्निंग्स के अंदर हमें गिरावट देखने को मिलेगी, तो ये भी एक रीज़न है। और जो इनके पहले से ऑर्डर्स मिले हुए हैं वो भी अभी तक कंप्लीट नहीं हो पाए हैं। तो यार ऑर्डर्स इनको काफ़ी ज़्यादा मिल चुके हैं, पहले से भी मिले हैं और नए ऑर्डर्स भी मिले हुए हैं, तो वो सबको इनको एग्जीक्यूट करना है। ऑर्डर्स मिलना मायने नहीं रखता है, ऑर्डर्स को सही समय पर एग्जीक्यूट करना भी होता है। अब देखो, एग्जीक्यूट अगर कंपनीज नहीं करते हैं सही समय पर तो इनके ऊपर पेनाल्टीज भी पड़ते हैं, ये भी ध्यान में रखकर चलना है। फिफ्थ रीजन की अगर हम बात करें तो पांचवें रीजन यहाँ पर यह भी है कि अलग अलग ब्रोकरेज फर्म्स के माध्यम से PSU को काफ़ी ज़्यादा डाउनग्रेड किए गए हैं, इस वजह से भी सेलिंग प्रेशर हमें देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। तो ये कुछ रीजन्स हैं। अब बढ़िया तेज़ी हम तभी एक्सपेक्ट कर सकते हैं इन स्टॉक्स के अंदर जब इनके जो रिजल्ट्स हैं वो बेहतरीन आते हैं एंड या फिर इनको ऑर्डर्स काफ़ी बेहतरीन मिलते हैं। तो अब देखो गाइस, बेहतरीन से हमारा तात्पर्य यहाँ पर यह है कि जो पहले पहले जिस प्रकार से ऑर्डर्स मिले हैं इन कंपनीज को उससे भी बेहतरीन प्रकार से अगर ऑर्डर्स मिलते हैं तो फिर हम बढ़िया तेजी एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं। अब देखो गाइस, एक एग्जांपल के तौर पे आपको मैं समझाना चाहूँगा
क्योंकि यार जब मैं बोलता हूँ कि पहले से भी बेहतरीन ऑर्डर्स मिलने चाहिए तो कुछ लोग नेगेटिवली तौर पे हमें कमेंट्स में बुरा भला कहते हैं। तो देखो, कहने का हमारा मतलब यहाँ पर ये है, एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर डिस्कस करेंगे। अगर कोई एक छोटी सी कंपनी है, मात्र 100 करोड़ की मार्केट कैप है, अगर उनको एक नई ऑर्डर मिलती है 10 करोड़ की, ठीक है, तो इसके लिए तो काफ़ी अच्छी बात होगी। मार्केट कैप के अकॉर्डिंग देखें तो यार बहुत ही बेहतरीन ऑर्डर मिली है, ऑर्डर की वैल्यू काफ़ी बेहतरीन है और फर्स्ट टाइम इतनी बेहतरीन ऑर्डर कंपनी को मिली है। तो इस चीज़ को मार्केट किस प्रकार से देखेगा? पॉजिटिवली तौर पे देखेगा और स्टॉक के अंदर बढ़िया रैली हमें देखने को मिलेगी। अब नेक्स्ट टाइम फिर से 10 करोड़ की या फिर 11 करोड़ की भी ऑर्डर मिलती है तो भी तेज़ी आएगी, लेकिन पहले के मुकाबले में कम आएगी। अब फिर से थर्ड टाइम 10 करोड़ की 11 करोड़ की ऑर्डर मिलती है तो कुछ खास परफॉर्मेंस देखने को नहीं मिलेगी। क्यों? क्योंकि मार्केट को आदत लग चुकी है, ठीक है। पहली बार में 10 करोड़ देखकर मार्केट खुश हो गया बहुत ज़्यादा, फिर थोड़ी सी खुशी रही, फिर मतलब नॉर्मल सी बात हो गई एंड उसके बाद इसी प्रकार से कम ऑर्डर्स अगर मिलते जा रहे हैं, कम नहीं मतलब इतना ही सेम टू सेम ऑर्डर्स मिलते जा रहे हैं, तो मार्केट की जो रिएक्शन है वो कुछ खास नहीं रहेगी, एकदम न्यूट्रल रह जाएगी, ठीक है। तो मार्केट का रिएक्शन कुछ खास नहीं होगा। अब यही अगर 10 से सीधे 20 करोड़ के ऑर्डर्स आगे चलकर मिल जाते हैं तो फिर मार्केट की रिएक्शन बेहतरीन होगी, जिस प्रकार से पहले थी उसी प्रकार से हमें आगे भी देखने को मिल जाएगी। तो इस एग्जाम्पल के माध्यम से आपको क्या समझने को मिला कि जिस प्रकार से पहले ऑर्डर्स मिल रहे हैं, अगर अभी भी मिल रहे हैं तो मार्केट को चूंकि देख देख कर आदत लग चुकी है, अब उससे भी बेहतरीन अगर ऑर्डर्स मिलते हैं तो फिर मार्केट उस चीज़ को पॉजिटिवली लेकर रिएक्ट करेगा, ठीक है। तो ये एक बड़ी वजह बन चुकी है। लेकिन यार ओवरऑल अगर हम ऑर्डर्स की बात करें तो यार बढ़िया है भाई, अभी भी अगर इनको ऑर्डर्स मिल रहे हैं तो उसकी जो वैल्यू होती है वो भी बढ़िया ही होती है, ये सही बात है। लेकिन मार्केट को आदत लग चुकी है बड़े ऑर्डर्स देखने की। पिछली बार जो ऑर्डर मिले हैं उससे भी बड़ी अगर ऑर्डर मिलती है तो फिर मार्केट को पसंद आएगा, ये चीज़ समझ कर चलना है। अब देखो, लॉन्ग टर्म के लिए हमें उतनी ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। शॉर्ट टर्म में कुछ भी फ्लक्चुएसन आते हैं तो उनसे बहुत ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, अगर इंटरनली कुछ भी ऐसी प्रॉब्लम्स नहीं आई हैं इन कंपनीज के अंदर तो, ठीक है। तो रीजंस को तो हमने समझ लिया, अब चलो हम इन स्टॉक्स को डिस्कस करते हैं। तो देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल इरकॉन इंटरनेशनल की बात करें तो आज लगभग 3% की गिरावट देखने को मिल रही है। फिलहाल मार्केट क्लोज होते होते देखते हैं ये गिरावट की जो परसेंटेज है ये बढ़ती है या फिर घटती है। अगर हम फंडामेंटल्स की बात करें तो मार्केट कैप है 23,052 करोड़ की फिलहाल, स्टॉक पी 23.8, इंडस्ट्री पी 25.2 की। तो लगभग यहाँ पर हम इंडस्ट्री के इक्वल ही मानकर चल सकते हैं। चलो ठीक है, फेयर है। और यहाँ पर मीडियन पी की बात करें तो 9.7 है, तो मीडियन पी के कंपैरिजन में स्टॉक की पी ज़्यादा ही है। लेकिन इंडस्ट्री पी से कंपेयर करें तो चलो फेयर है। अगर हम पीजी रेशियो की बात करें तो ये थोड़ा सा ज़्यादा है, 1.54 का है। तो वैल्यूएशन फिलहाल यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव हमें देखने को नहीं मिल रही है, जिस प्रकार से 52 वीक हाई के लेवल पर थी उस प्रकार से अभी देखने को नहीं मिल रही है। चलो ठीक है। आरओसी की बात करें तो 18.2%, आरओई 16.4% एवरेज है। फिर यहाँ पर प्रमोटर्स होल्डिंग की बात करें तो 65.2% और प्लेज परसेंटेज 0 है। चलो ठीक है। करंट प्राइस 245, 52 वीक हाई 352 और लो है 123 रुपये की। बुक वैल्यू 62.4 रुपये की। डेप्ट है 2570 करोड़ की और डेप्ट इक्विटी 0.44। चलो ठीक है, कुछ खास डेप्ट नहीं है और डेप्ट इक्विटी भी ठीक है। फ्री कैश फ्लो यहाँ पर माइनस में देखने को मिल रहा है, -887 करोड़। डिविडेंड यील्ड 1.25%, फेस वैल्यू 2 रुपये की, ईपीएस है 10.3 रुपये की। फंडामेंटल्स की ओवरऑल बात करें तो चलो ठीक है, वैल्यूएशन भी फिलहाल ठीक ही है। अब यहाँ पर हम सेल्स एंड प्रॉफिट की बात करें तो देखो, पास्ट में काफ़ी कंसिस्टेंसी हमें देखने को मिली है कंपनी की सेल्स के अंदर, देख सकते हो बढ़िया कंसिस्टेंसी के साथ कंपनी के सेल्स बढ़े हैं। अगर यहाँ पर हम टीटीएम की बात करें तो टीटीएम में डिक्लाइन हमें देखने को मिल रही है थोड़ी सी, लेकिन यहाँ पर हम इससे भी पिछले साल की बात करें तो वहाँ पर भी हमें बढ़िया ग्रोथ देखने को मिल रही है कंसिस्टेंसी के साथ। फिर यहाँ पर ओपीएम के परसेंटेज की बात करें तो देखो, ओपीएम की जो परसेंटेज है वो लगभग हमें स्टेबल ही देखने को मिल रहे हैं। नेट प्रॉफिट की बात करें तो नेट प्रॉफिट के अंदर हमें कंसिस्टेंसी देखने को मिल रही है, ठीक है।
चलो बढ़िया है। भले ही यहाँ पर टीटीएम में सेल्स के अंदर थोड़ी सी डिक्लाइन देखने को मिली है, लेकिन यहाँ पर ओवरऑल जो एक्सपेंसेज हैं कंपनी के, ये थोड़े से घटे हैं। इस वजह से ओवरऑल जो नेट प्रॉफिट है कंपनी की, ये बढ़िया रही है। ठीक है, टीटीएम में सेल्स घटने के बावजूद भी। चलो बढ़िया है, आगे बढ़ते हैं। कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ एंड प्रॉफिट ग्रोथ को भी डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पर हमें मिक्स टाइप से देखने को मिल रहे हैं। अगर हम स्पेशली यहाँ पर बात करें पास्ट 5 ईयर्स एंड पास्ट 3 ईयर्स की, तो ये हमें ज़्यादा बेहतर देखने को मिल रहा है, डबल डिजिट के साथ में और बढ़िया परसेंटेज के साथ में। अगर मैं पर्सनली अपनी बताऊं, तो मैं जब भी कोई स्टॉक के अंदर इन्वेस्टमेंट करता हूं, तो एटलीस्ट इतने परसेंटेज तो खोजता ही हूं, सेल्स एंड प्रॉफिट ग्रोथ। तो यहाँ पर हमें सिर्फ 5 ईयर्स एंड 3 ईयर्स की डेटा में ये परसेंटेज देखने को मिल रही है। बाकी पास्ट 10 ईयर्स में 12% और टीटीएम में 7%, ये चीज़ें हैं, मिक्स टाइप से देखने को मिल रहे हैं। अब यहाँ पर हम कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ की बात करें, तो उसी प्रकार से यहाँ पर देखो, पास्ट 3 ईयर्स में 33% और टीटीएम में 20%, तो ये यहाँ पर ठीक है। बाकी पास्ट 5 ईयर्स की बात की जाए तो 16% एवरेज है, 10 ईयर्स में 2%। तो मिक्स टाइप से यहाँ पर हमें डेटा देखने को मिल रहे हैं। लेकिन स्टॉक प्राइस सीएजीआर की बात करें तो ये काफ़ी बेहतरीन देखने को मिल रही है। इस हिसाब से यहाँ पर अंदाज़ा लगा सकते हो कितने बेहतरीन रिटर्न्स इन्वेस्टर्स के बने हैं। रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करें तो कुछ खास नहीं है। ठीक है, 13 और फिर 15-16, इस प्रकार से। अगर हम बैलेंस शीट की बात करें तो कैश रिजर्व यहाँ पर देखो कंपनी के पास फिलहाल है 5683 करोड़ की। इसके मुकाबले में बोरोइंग्स की बात करें तो 2570 करोड़ की है। तो चलो बढ़िया है, ये एक पॉजिटिव चीज़ को दर्शाती है कि कर्जे के मुकाबले में कैश रिजर्व कंपनी के पास ज़्यादा है। ठीक है, डबल से भी ज़्यादा है। फिर यहाँ पर अगर हम एसेट्स की बात करें तो कंपनी के जो एसेट्स हैं वो लगातार बढ़ रहे हैं। चलो ठीक है। CWIP के अंदर भी 549 करोड़ देखने को मिल रहा है। ओवरऑल यहाँ पर कंपनी की बात करें तो फंडामेंटल्स वगैरह ठीक है। सेल्स एंड प्रॉफिट के अंदर हमें कंसिस्टेंसी देखने को मिल रही है पिछले कुछ सालों में। ठीक है, अब देखो गाइज, अगर आपको गवर्नमेंट पे भरोसा है तो ही PSUज के अंदर इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि जो PSUज होते हैं वो गवर्नमेंट सपोर्टिव कंपनीज होती हैं। गवर्नमेंट की सपोर्ट जिस प्रकार से मिलती है उसी प्रकार से ये कंपनीज आगे बढ़ पाती है। ठीक है, तो गवर्नमेंट के ऊपर एक बहुत ही बड़ी डिपेंडेंसी होती है। इन्वेस्ट करने से पहले आपको ये समझना जरूरी है कि आगे चलकर गवर्नमेंट की सपोर्ट इन कंपनीज को मिल पाएगी या नहीं, ये समझ कर चलना। और फिलहाल जो गवर्नमेंट है उनके तरफ से काफ़ी बेहतरीन सपोर्ट मिली है इन कंपनीज को। अब देखो यार, कहने का मतलब ये मत समझ लेना कि मैं किसी पार्टी से हूँ। ठीक है, जो भी रियलिटी है, जो भी मार्केट में चीज़ें चल रही हैं उस हिसाब से डिस्कस कर रहा हूँ। ठीक है, अब देखो गाइज, जैसा कि हमने देखा कि पास्ट में गवर्नमेंट की सपोर्ट काफ़ी बेहतरीन रही है PSU कंपनीज के ऊपर, तो उस हिसाब से हम आगे के लिए भी एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं कि शायद आगे भी गवर्नमेंट की सपोर्ट मिले। तो उस हिसाब से यहाँ पर हम इन कंपनीज के ऊपर ट्रस्ट कर सकते हैं। अब देखो, ट्रस्ट करने का मतलब यहाँ पर ये नहीं है कि हम फिर अपने पोर्टफोलियो में सारे के सारे PSU स्टॉक्स ही भर दिए, सारा का सारा पैसा PSU स्टॉक्स के अंदर ही लगा दिए। तो ऐसे में रिस्क काफ़ी ज़्यादा बढ़ सकती है, क्योंकि PSU कंपनीज के ऊपर एक बहुत ही बड़ी रिस्क होती है कि गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंडेंसी होती है। गवर्नमेंट की सपोर्ट जिस प्रकार से मिलेगी उसी प्रकार से वो ग्रो कर पाएगी। तो ये एक बहुत ही बड़ी रिस्क होती है। तो इस वजह से गाइज, पर्सनली मुझे PSUज के अंदर कुछ खास इंटरेस्ट नहीं है। PSUज में कुछ गिने चुने स्टॉक्स ही मुझे पसंद है। लाइक यहाँ पर IRCTC की बात करें रेलवे सेक्टर के अंदर, फिर यहाँ पर CDSL की बात करें डिपॉजिटरी के अंदर, उसके बाद यहाँ पर हम डिफेंस PSUज के अंदर HL की बात करें, मझगांव डॉक से बिल्डर्स की बात करें, GRAC की बात करें, फिर यहाँ पर रिन्यूएबल सेक्टर को फाइनेंस करने वाली एक कंपनी है इरेडा, ये भी मुझे पसंद है। ठीक है, तो इन कंपनीज के फंडामेंटल्स एंड फाइनेंशियल्स वगैरह मुझे ज़्यादा पसंद आती हैं। एंड स्पेशली अगर हम ये सेक्टर की बात करें, यानी कि डिफेंस सेक्टर की बात करें, तो डिफेंस सेक्टर एक ऐसा सेक्टर है जिसमें कोई भी गवर्नमेंट आ जाए, सपोर्ट तो उनको देना ही होगा। ठीक है, डिफेंस सेक्टर एक ऐसा सेक्टर है जो कि एक एसेंशियल सेक्टर है किसी भी कंट्री के लिए। इस वजह से कोई भी सरकार आएगी
तो उसे सपोर्ट देने ही होंगे डिफेंस सेक्टर को, ठीक है। तो इस वजह से अब देखो, कहने का मतलब मेरा ये नहीं है कि ये सभी स्टॉक्स मेरे पोर्टफोलियो में है, बिल्कुल नहीं, इनमें से कुछ ही स्टॉक्स हैं, सभी स्टॉक्स नहीं हैं। एंड ज़्यादातर जो मेरे पोर्टफोलियो में स्टॉक्स हैं वो प्राइवेट सेक्टर के स्टॉक्स हैं। अब यहाँ पर हमने इन स्टॉक्स को डिस्कस किया, तो कहने का मतलब मेरा ये नहीं है कि इरकॉन इंटरनेशनल और आईआरएफसी जिसे हम डिस्कस कर रहे हैं वो बेकार हो गई, बिल्कुल नहीं। ये भी जो कंपनीज हैं ये बढ़िया फंडामेंटल्स के हैं, ये भी बढ़िया ग्रोथ आ सकती है इनके अंदर, ठीक है। क्योंकि अगर हम सेक्टर की बात करें इरकॉन की, तो इरकॉन जो है ये हाईवे एंड रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर काम करती है, तो ये जो सेक्टर है इसकी डिमांड तो आगे रहने ही वाली है। आईआरएफसी की बात करें तो इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्प, ये रेलवे को फाइनेंस करने का काम करती है, तो ये भी ज़रूरत है ही, आगे चलकर इसकी भी डिमांड रहने ही वाली है, तो ये भी कंपनी बढ़िया है। साथ ही साथ आरवीएनएल की बात करें, ये भी ठीक है। तो सबकी चॉइस अलग अलग होती है भाई। कहने का मतलब ये बिल्कुल भी मत समझना कि इस कंपनी को अब मैं बेकार कह दे रहा हूँ, बिल्कुल नहीं, ये समझ कर चलो, ठीक है। अब देखो यहाँ पर हम इरकॉन इंटरनेशनल के टेक्निकल्स को डिस्कस करते हैं। देखो, अगर आपको कंपनी पसंद है और लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना चाहते हो, तो इन्वेस्टमेंट के लिए भी कैसी अपॉर्चुनिटीज मिल रही है। तो 52 वीक हाई के लेवल से करंट प्राइस जो कि 245 के अप्रोक्स है, यहाँ तक की बात करें तो लगभग 30% की डिस्काउंट मिल रही है। चलो, फर्स्ट एसआईपी के लिए ठीक है, इन्वेस्टमेंट की शुरुआत कर सकते हैं यहाँ से। और फिर गिरावटें अगर कंटिन्यू रहती है तो हर 5 से 10% की डिप पर एड ऑन करके भी चल सकते हैं। लेकिन हाँ, ध्यान में ये रखना है कि अपने पोर्टफोलियो का एक लिमिटेड वेटेज ही देखकर चलेंगे। ऐसा ना हो कि बहुत ही ज़्यादा वेटेज सिर्फ इस एक स्टॉक के अंदर दे दिया, ऐसे में रिस्क काफ़ी ज़्यादा बढ़ सकती है, तो ये ध्यान में रखकर चलना है। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के लेवल्स की बात करें तो सपोर्ट है यहाँ पर 240 की, एंड उसके बाद है यहाँ पर 213 की। रेजिस्टेंस की बात करें तो 268, 279 और फिर 301 की है। तो ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के लेवल्स को ध्यान में रखकर चलना है। अब चलो नेक्स्ट स्टॉक को डिस्कस करते हैं, जो कि है आईआरएफसी, इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्प। लगभग 2.25% की गिरावट यहाँ पर भी हमें देखने को मिल रही है। अगर यहाँ पर हम इनके फंडामेंटल्स की बात करें तो देखो, मार्केट कैप है 2,21,446 करोड़ की, एक लार्ज कैप कंपनी है जो कि रेलवे सेक्टर से बिलोंग करती है, रेलवे सेक्टर को फाइनेंस करने का काम करती है। फिर यहाँ पर देखो, स्टॉक पी की बात करें तो 34.4 की है और इंडस्ट्री पी 26.7 की है। तो इंडस्ट्री पी के मुकाबले में स्टॉक की पी थोड़ी ज़्यादा है। अगर हम 5 ईयर्स के मीडियन पी से कंपेयर करें तो मीडियन पी है लगभग 6.5 की, तो मीडियन पी के मुकाबले में भी स्टॉक की पी ज़्यादा है, काफ़ी ज़्यादा है। अब यहाँ पर पीज रेशियो की बात करें तो पीज रेशियो भी थोड़ा ज़्यादा देखने को मिल रहा है, 1.48 का। तो वैल्यूएशन थोड़ी सी एक्सपेंसिव है। पहले जब 52 वीक हाई के लेवल पर स्टॉक थी तो उस वक्त के वैल्यूएशन से अभी यहाँ पर ठीक है। फिर यहाँ पर आर ओ सी 5.73%, आर ओ ई 13.7%, कुछ खास नहीं है। फिर यहाँ पर प्रोमोटर्स होल्डिंग की बात करें तो 86.4%, प्लेज परसेंटेज 0 है, चलो ठीक है। करंट प्राइस 169 की, 52 वीक हाई 229 और लो है 65.8 की। अब यहाँ पर हम बुक वैल्यू की बात करें तो बुक वैल्यू है 38.8 की। डेप्थ की बात करें तो डेप्थ देखो काफ़ी ज़्यादा है, 4,07,037 करोड़ की डेप्थ है। इतने में तो यार एक लार्ज कैप कंपनी हो जाती है भाई, है ना। और इनके मार्केट कैप की बात करें तो 2 लाख करोड़ के अप्रोक्स है और 4 लाख करोड़ का डेप्ट है, तो क्या ये जो कंपनी है बेकार हो गई? जी नहीं। डेप्ट टू इक्विटी देखो 8.02 की देखने को मिल रही है। तो देखो, जो भी फाइनेंस वाली कंपनीज होती हैं, जो भी बैंकिंग वाली कंपनीज होती हैं, उनके अंदर जनरली यहाँ पर हमें डेप्ट एंड डेप्ट इक्विटी ज़्यादा ही देखने को मिलती है। क्यों? क्योंकि ये फाइनेंस करती है, लोगों को पैसे लेकर पैसे देने का काम करती है। कम इंटरेस्ट पर ये लोग कर्जे उठाते हैं और ज़्यादा इंटरेस्ट पर कर्जे देते हैं, फाइनेंस करते हैं। बीच में जो मार्जिन बचता है वो इनका प्रॉफिट हो जाता है, ठीक है। तो इस वजह से लोगों को कर्जे देने के लिए, फाइनेंस करने के लिए इनको खुद कर्जे लेने पड़ते हैं, ये समझ कर चलना है, ठीक है। फ्री कैश फ्लो की बात करें तो 7,906 करोड़, डिविडेंड यील्ड 0.87%, फेस वैल्यू 10 रुपये की, ईपीएस है 4.93 रुपये की। फंडामेंटल्स की ओवरऑल बात करें तो चलो ठीक है, बहुत ही अच्छी नहीं कहेंगे और बहुत ही बेकार भी नहीं कहेंगे, वैल्यूएशन थोड़ी सी एक्सपेंसिव है। फिर यहाँ पर हम प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट को भी डिस्कस करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल सेल्स की बात करें तो सेल्स के अंदर देखो हमें पिछले कुछ सालों में बढ़िया कंसिस्टेंसी देखने को मिली है। उसके बाद यहाँ पर नेट प्रॉफिट को डिस्कस करते हैं।
तो नेट प्रॉफिट के अंदर देखो 6,167 करोड़, फिर 6,412 करोड़, फिर 6,443 करोड़। चलो ठीक है। अब चलो यहाँ पर हम कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ एंड प्रॉफिट ग्रोथ को भी डिस्कस करते हैं। सो गाइज यहाँ पर भी हमें मिक्स्ड टाइप से देखने को मिल रहे हैं। अगर हम स्पेशली 5 इयर्स एंड 3 इयर्स पास्ट की बात करें तो बढ़िया है परसेंटेज में। अगर हम पास्ट 10 इयर्स की बात करें तो एवरेज है, टीटीएम में काफ़ी लो देखने को मिल रहा है। अगर हम प्रॉफिट ग्रोथ के अंदर पास्ट 10 इयर्स एंड 5 इयर्स की बात करें तो ये बढ़िया है, 20% प्लस है। पास्ट 3 इयर्स में एवरेज है 13%, टीटीएम में काफ़ी लो है 4%। यहाँ पर स्टॉक प्राइस CAGR की बात करें तो ये काफ़ी बेहतरीन है, देख सकते हो। पास्ट 3 इयर्स में 96% के CAGR से स्टॉक का प्राइस बढ़ा है, पास्ट 1 ईयर में 137% के CAGR से। रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करें तो ये यहाँ पर कुछ खास देखने को नहीं मिल रहा है, एवरेज है। बैलेंस शीट की बात करें तो देखो कैश रिजर्व है कंपनी के पास 36,110 करोड़ की, और इसके तुलना में बोरोइंग्स की बात करें तो बोरोइंग्स काफ़ी ज़्यादा है, 4,12,039 करोड़ की। तो जैसा कि अभी हमने डिस्कस किया था कि यार कर्जे इनके अंदर होती हैं तो उनसे ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पर हम टोटल एसेट्स की बात करें तो 4,85,082 करोड़ की टोटल एसेट्स हैं कंपनी के पास फिलहाल। चलो बढ़िया है। अब चलो टेक्निकल्स को डिस्कस कर लेते हैं। अगर किन्हीं को ये कंपनी पसंद है और लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट को इच्छुक हैं तो फिलहाल कैसी अपॉर्चुनिटीज़ यहाँ पर मिल रही हैं ये भी समझते हैं। तो देखो 52 वीक हाई के लेवल से करेंट प्राइस जो कि 170 के अप्रोक्स है, यहाँ तक की बात करें तो लगभग 25 से 26% की डिस्काउंट मिल रही है। तो फर्स्ट SIP के लिए ओवरऑल चलो ठीक है इन्वेस्टमेंट की शुरुआत करने के लिए। फिर अगर गिरावटें कंटिन्यू रहती है स्टॉक के अंदर तो हर 5 से 10% की डिप पर एड ऑन करके चल सकते हैं। अगर आपका विजन है लॉन्ग टर्म का, मिनिमम आप 3 साल 4 साल 5 साल इस प्रकार से होल्ड करना चाहते हैं तो कंपनी के फंडामेंटल्स, कंपनी के फाइनेंशियल्स, बैलेंस शीट, इन सभी चीज़ों के ऊपर और कंपनी की ग्रोथ के ऊपर भरोसा है तो फिर यहाँ पर आप लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर सकते हो, ठीक है। एंड लिमिटेड वेटेज के साथ ही चलना, ऐसा ना हो कि अपने पोर्टफोलियो का एक बहुत ही बड़ा वेटेज सिर्फ इस एक स्टॉक के अंदर दे दिया, तो ऐसे में रिस्क काफ़ी ज़्यादा बढ़ सकती है। अब यहाँ पर हम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के लेवल्स की बात करें तो देखो फिलहाल ये जो सपोर्ट की लेवल है 170 के अप्रोक्स, यहीं पर स्टॉक ट्रेड कर रही है फिलहाल। अगर गिरावटें कंटिन्यू रहती है तो फिर नेक्स्ट सपोर्ट होगी 160 की। रेजिस्टेंस की बात करें तो रेजिस्टेंस है यहाँ पर 178 की, एंड उसके बाद है 184 की, फिर है 191 की। तो ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के लेवल्स को ध्यान में रखकर चलना है। तो दोस्तों ये रही हमारी आज की वीडियो इरकॉन इंटरनेशनल एंड IRFC स्टॉक के ऊपर। उम्मीद है कि इस वीडियो के माध्यम से आपको कुछ यूजफुल इन्फॉर्मेशन मिले होंगे। तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना और मिलते हैं अगले नए वीडियोज़ के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।